नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं, नागरिकता। बिल्कुल। मेरा मतलब है संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल हैं। ये सिर्फ कुछ कानूनी नियम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि भारतीय होने का मतलब क्या है। और ये जवाब खासकर 1950 में बहुत ही जटिल रहा होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, एक नया नया देश जो बंटवारे के जख्म से गुजर रहा था, उसे ये तय करना था कि कौन अपना है। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ इन अनुच्छेदों को रटना नहीं है, सही। बल्कि उस सोच को समझना है जिसके तहत इन्हें बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, अनुच्छेद 5। ये हमें उस शुरुआती बिंदु पर ले जाता है, 26 जनवरी 1950। उस दिन जब भारत एक गणतंत्र बना, तो कौन कौन अपने आप भारत का नागरिक बन गया, ये कैसे तय हुआ? देखिए, संविधान निर्माताओं ने यहाँ एक बहुत ही कह सकते हैं सीधा साधा और बड़ा दिल रखने वाला नजरिया अपनाया था। अच्छा। अनुच्छेद 5 कहता है कि उस दिन जो भी व्यक्ति भारत की सरहदों के अंदर था, जिसका डोमिसाइल यानी स्थायी निवास भारत में था, वो नागरिक माना जाएगा। बस इतना ही या कुछ शर्तें भी थीं? नहीं, शर्तें थीं। उसे 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। अच्छा, और वो 3 शर्तें क्या थी? पहली और सबसे सीधी शर्त थी कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। इसे जस सोली या मिट्टी का अधिकार कहते हैं। मतलब आप इस मिट्टी पर पैदा हुए तो आप यहीं के हैं। ये तो आसान लगता है। हाँ, लेकिन संविधान निर्माता जानते थे कि सिर्फ ये काफी नहीं होगा। क्यों? इसमें क्या कमी थी? सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में रह तो रहा है, लेकिन उसका जन्म शायद बंटवारे से पहले लाहौर में हुआ हो, जो अब पाकिस्तान में है। सही बात है। तो दूसरी शर्त रखी गई कि अगर व्यक्ति का जन्म भारत में नहीं भी हुआ, लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तो भी वो नागरिक है। इससे लाखों लोगों को सुरक्षा मिली। ये तो बहुत जरूरी था। और तीसरी शर्त, वो किनके लिए थी? तीसरी शर्त और भी ज्यादा समावेशी थी एक तरह से। ये उन लोगों के लिए थी जिनका या जिनके माँ बाप का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, लेकिन जो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत को ही अपना घर मानकर यहीं रह रहे थे। तो अनुच्छेद 5 ने एक तरह से देश के अंदर मौजूद लोगों के लिए नागरिकता का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत तो बंटवारा थी। लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार जा रहे थे। इस उथल-पुथल को संविधान ने कैसे संभाला? यहीं पर कहानी और ज्यादा मानवीय और जटिल हो जाती है। अनुच्छेद 6 और 7 ये कानून की सूखी धाराएं नहीं है। ये बंटवारे के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिशें हैं। ये उस समय की असाधारण स्थिति के लिए बनाए गए असाधारण नियम थे। तो अनुच्छेद 6 ये उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। हाँ। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी? हाँ, और यहाँ एक तारीख बहुत अहम हो जाती है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, ये क्यों जरूरी है? इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ था, जिससे आने जाने को नियंत्रित किया जा सके। तो कानून ने कहा जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे और यहीं रह रहे थे, उन्हें सीधा सीधा नागरिक मान लिया गया, उनसे कोई सवाल नहीं। और जो लोग इस तारीख के बाद आए? जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आए, उनके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई। उन्हें एक अधिकारी के पास जाकर खुद को रजिस्टर करवाना होता था। अच्छा, रजिस्ट्रेशन। हाँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन की भी एक शर्त थी कि अर्जी देने से पहले वो कम से कम 6 महीने भारत में रह चुके हों। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि जो आ रहा है वो यहीं बसने के इरादे से आ रहा है। ये तो उन लोगों की बात हुई जो पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन एक और उलझी हुई स्थिति थी उन लोगों की जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, पर शायद बाद में उन्हें लगा कि उन्होंने गलती कर दी और वे लौटना चाहते थे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्या संविधान ने उनके लिए कोई दरवाजा खुला छोड़ा था? हाँ, यही अनुच्छेद 7 का सार है। संविधान ने कहा कि जो कोई भी 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उसकी भारतीय नागरिकता खत्म मानी जाएगी। लेकिन एक लेकिन भी था। हाँ, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। अगर वो इंसान भारत वापस लौट आता है एक परमिट के तहत स्थायी रूप से बसने के लिए, तो उसे नागरिकता वापस मिल सकती है। प्रक्रिया वही थी, 6 महीने भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना। ये एक तरह से घर वापसी का रास्ता था। तो ये दोनों अनुच्छेद 6 और 7 उस दौर की जरूरत थे।
आज के समय में जब हम इन्हें देखते हैं तो क्या ये सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर लागू होने के लिहाज से तो ये अब अप्रासंगिक है। वो पीढ़ी, वो हालात अब नहीं रहे। पर क्या हम कह सकते हैं कि इनसे जो सिद्धांत निकले कि सरकार विशेष परिस्थितियों के लिए नागरिकता पर खास नियम बना सकती है, वो आज भी प्रासंगिक है? मेरे ख्याल से ये भविष्य के किसी असाधारण हालात के लिए एक मिसाल पेश करते हैं कि कानून को मानवीय और लचीला होना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि संविधान ने उन लोगों का ध्यान रखा जो भारत के अंदर थे और जो विभाजन की वजह से आए गए। लेकिन एक तीसरी बड़ी आबादी थी, वो लोग जो थे तो भारतीय मूल के पर देश से बाहर रह रहे थे। उनके लिए भारत का नागरिक होने का क्या मतलब था? यहीं पर अनुच्छेद 8 तस्वीर में आता है। बिल्कुल। और ये अनुच्छेद संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता दिखाता है। वे जानते थे कि भारत की कहानी सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर नहीं लिखी जाएगी। मतलब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 1950 में केन्या या त्रिनिदाद में कोई भारतीय व्यापारी है। उसका दिल भारत के लिए धड़कता है, लेकिन वो वहां पैदा नहीं हुआ, उसके माँ बाप भी नहीं हुए, पर शायद दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। अनुच्छेद 8 कहता है, आप अभी भी हम में से एक हैं। तो ये काम कैसे करता है? कोई व्यक्ति जो विदेश में पैदा हुआ है, वो भारतीय नागरिकता का दावा कैसे कर सकता है? ये प्रावधान उन लोगों के लिए था जो भारत से बाहर पैदा हुए, लेकिन जिनके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ था। उन्हें बस इतना करना था कि जिस देश में वो रह रहे हैं, वहाँ के भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में जाकर अपना नाम एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर करवा लें। अच्छा। ये विदेशों में बसे भारतीय डायस्पोरा को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक बहुत मजबूत भावनात्मक और कानूनी पुल था। अब यहाँ से हम नागरिकता के कुछ बुनियादी सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं, जो आज भी उतने ही लागू होते हैं। जैसे एक सवाल उठता है कि क्या एक भारतीय 2 देशों का नागरिक हो सकता है? अनुच्छेद 9 इस पर कुछ कहता है। हाँ, और ये नियम उस समय के भारत के लिए बहुत जरूरी था। सोचिए, एक नया देश बना है जिसे अपनी पहचान बनानी है, अपनी संप्रभुता को मजबूत करना है। अनुच्छेद 9 बहुत साफ शब्दों में कहता है। क्या कहता है? कि अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। यानी एकल नागरिकता का सिद्धांत। पर इसके पीछे की सोच क्या थी? कई देश तो दोहरी नागरिकता की इजाजत देते हैं। उस समय सोच ये थी कि निष्ठा या लॉयल्टी एक ही देश के प्रति हो सकती है। संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि वो एक बटा हुआ नागरिक नहीं चाहते थे, जिसकी वफादारी 2 देशों के बीच बटी हो। राष्ट्र निर्माण के शुरुआती दौर में एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय पहचान बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। समझ गया। तो ये उसी दिशा में एक कदम था। हाँ। ये एक बहुत सख्त नियम है। तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या सरकार जब चाहे किसी की नागरिकता छीन सकती है? मान लीजिए किसी ने कोई गंभीर अपराध किया, तो क्या उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है? अनुच्छेद 10 हमें इस बारे में क्या बताता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो संविधान हर नागरिक को देता है। अनुच्छेद 10 एक गारंटी की तरह है। गारंटी किस तरह की? ये कहता है कि जिस किसी को भी इन शुरुआती अनुच्छेदों के तहत भारत का नागरिक मान लिया गया है, वो नागरिक बना रहेगा। उसकी नागरिकता कोई कार्यकारी आदेश या सरकारी फरमान नहीं छीन सकता। तो फिर नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है? केवल एक ही तरीका है, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत। इसका मतलब है कि सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकती। एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। और वो कानून भी बहुत गंभीर मामलों में ही लागू होता होगा। बिल्कुल। आमतौर पर नागरिकता तभी छीनने की इजाजत देता है जब मामला बहुत गंभीर हो, जैसे युद्ध के दौरान दुश्मन देश की मदद करना या धोखाधड़ी से नागरिकता हासिल करना। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा प्रावधान है। तो अनुच्छेद 10 नागरिकों को एक तरह की सुरक्षा देता है, लेकिन संविधान निर्माता ये भी जानते थे कि वो भविष्य की हर स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। समय बदलेगा, दुनिया बदलेगी और शायद नागरिकता के नियमों को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। एकदम सही। और इसीलिए उन्होंने एक सेफ्टी वैल्व या एक मास्टर की बनाई। मास्टर की? हाँ, एक मास्टर की, जिससे भविष्य में जरूरत के हिसाब से नागरिकता के नियम बदले जा सकें। वो मास्टर की है अनुच्छेद 11। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो शायद यही सबसे दूरगामी असर वाला अनुच्छेद है। जैसे मास्टर की क्यों कह रहे हैं? इसमें ऐसा क्या खास है? खास ये है कि अनुच्छेद 5 से 10 तक ने तो बस ये तय किया कि 1950 में नागरिक कौन था,
लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी। वो हिस्सा उन्होंने खाली छोड़ दिया। अच्छा। अनुच्छेद 11 उसी खाली जगह को भरता है। ये संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और इससे जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी और अंतिम शक्ति देता है। संविधान ने नागरिकता के नियमों को पत्थर की लकीर नहीं बनाया। अच्छा, तो संविधान ने एक तरह से नागरिकता की किताब का पहला अध्याय लिखा और बाकी के अध्याय लिखने का काम भविष्य की संसद पर छोड़ दिया। बिल्कुल, और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल भी किया। इसी अनुच्छेद 11 के तहत 1955 में प्रसिद्ध नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बनाया गया। और यही वो कानून है जो आज नागरिकता के नियम तय करता है। हाँ, आज यही कानून तय करता है कि जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से या प्राकृतिक रूप से किसी को भारतीय नागरिकता कैसे मिल सकती है। और ये भी जानना जरूरी है कि इन सभी मामलों को देखने वाला मंत्रालय गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। आपने कहा कि 1955 का कानून जन्म से नागरिकता की बात करता है। ये तो अनुच्छेद 5 जैसा ही लगता है। तो इसमें नया क्या था? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है जो दिखाता है कि नागरिकता को लेकर सोच कैसे बदली। 1955 के एक्ट ने भी शुरुआत में जस सॉली यानी मिट्टी का अधिकार के सिद्धांत को ही अपनाया। मतलब भारत में पैदा होने वाला हर कोई भारतीय? लगभग हाँ। 1987 तक भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक बन जाता था, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। लेकिन फिर अवैध प्रवासन को लेकर चिंताएं बढ़ीं। तो क्या इस नियम को बदला गया? हाँ, 1986 में एक बड़ा संशोधन हुआ। अब जन्म से नागरिकता के लिए ये शर्त जोड़ दी गई कि बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। फिर 2003 में इसे और सख्त किया गया। तो ये एक बड़ा नीतिगत बदलाव था। बहुत बड़ा। ये जुस सोली से जुस सैंगुइनिस यानी खून के अधिकार की तरफ एक बदलाव था। ये दिखाता है कि नागरिकता कोई स्थिर चीज नहीं है, ये देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इन सभी अनुच्छेदों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक तस्वीर उभरती है। संविधान ने नागरिकता के लिए एक शुरुआती समावेशी ढांचा तैयार किया जिसने बंटवारे के जख्मों को भी भरने की कोशिश की। सही। और फिर उसने ये जिम्मेदारी संसद को सौंप दी कि वो समय के साथ इन नियमों को बदलती रहे। हाँ, और एक अंतिम विचार जो यहाँ उठता है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने नागरिकता को सिर्फ एक कानूनी दर्जे के रूप में नहीं देखा, उन्होंने इसे एक रिश्ते के रूप में देखा, एक व्यक्ति और राष्ट्र के बीच का रिश्ता। अनुच्छेद 11 के माध्यम से उन्होंने इस रिश्ते को विकसित होने की, बदलने की आजादी दी है। यही कारण है कि नागरिकता का कानून हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि यह सीधे सीधे इस सवाल से जुड़ा है कि हम कौन हैं और भविष्य में हम कौन बनना चाहते हैं।